डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूएन में पाकिस्तान ने कश्मीर राग अलापा, भारत ने दिया करारा जवाब। कहा झूठ फैलाना बंद करे पाकिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान पर भारत का विरोध। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए। ईरान ने कुवैत और बहरीन की ओर 7 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान बोला दोबारा जंग नहीं चाहते, लेकिन हमला हुआ तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। मिशन झारखंड पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, रांची में विधायकों संसदों संग करेंगे बड़ी बैठक, संगठनात्मक बैठकों में लेंगे हिस्सा। यूपी में योगी सरकार की पुलिस के एनकाउंटरों पर सवाल, 67 मुस्लिम तो 20 ब्राह्मण मुठभेड़ में थे, एनकाउंटरों पर सियासत गर्म। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबरों का रुख करके, जहां बड़ी खबर है ईरान बोला दोबारा जंग नहीं चाहते, लेकिन हमला हुआ तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। ट्रंप बोले ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात संभव। ईरान ने कुवैत और बहरीन की ओर 7 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ट्रंप बोले ईरान की मिसाइल ताकत 22% रह गई है। ईरान ने कहा है कि वह किसी नए युद्ध की शुरुआत नहीं करना चाहता, लेकिन उस पर हमला हुआ तो वह पूरी ताकत से जवाब देगा। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान का रुख पूरी तरह स्पष्ट है। उधर ट्रंप प्रशासन ने ईरान के ऊर्जा और बैंकिंग सेक्टर को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंध बनाए हैं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कहा कि उसने ऐसे नेटवर्क पर कार्रवाई की है जो दक्षिण और पूर्वी एशिया में करोड़ों डॉलर मूल्य की ईरानी एलपीजी बेच रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान डील होती है तो वे ईरान के सुप्रीम लीडर से मिलने को तैयार है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि ईरान ने कुवैत और बहरीन की ओर से 7 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। यह हमला उस कार्रवाई के कुछ घंटों बाद हुआ जिसमें अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर जा रहे ईरानी ड्रोन मार गिराए थे और ईरानी रडार साइट्स पर हमला किया था। अमेरिकी सेना ने कहा कि शुरुआती जांच में 6 मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गईं, जबकि 7वीं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि हालिया अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की मिसाइल क्षमता बुरी तरह कमजोर हो गई है। अमेरिका ने ईरानी सैन्य ढांचों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। Oil is coming into the world that people don't even know about. And that's why it's at $97 a barrel instead of $300 a barrel. And when that whole thing is straightened out, it shouldn't take long. One way or the other, it's going to get done. And when it's all straightened out, you're going to have oil prices drop down to maybe even lower than they were. You've heard me say this. I was in Iowa, and for a gallon of gasoline, it was at $1.85. और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। पुतिन बोले भारत रूस सहयोग और होगा मजबूत। पीएम मोदी के फैसलों का किया सराहना। भारत को मिला रूस से बड़ा ऑफर। Su-57 लड़ाकू विमान कार्यक्रम पर साथ काम करने को तैयार। भारत को मदद देने के लिए तैयार है रूस भारत सहयोग पर किसी का दबाव नहीं है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और पीएम मोदी की सराहना करते हुए कहा कि भारतीयों की प्रतिभा और तकनीकी कौशल दुनिया भर में प्रसिद्ध है। रूस भारत सहयोग और व्यापारिक साझेदारी को भी मजबूत बताया। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि 1947 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से भारत और रूस के रिश्ते लगातार मजबूत बने हुए हैं। उन्होंने इस संबंधों को भरोसे, सम्मान और भाईचारे पर आधारित बताया। अपने संबोधन के दौरान पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उठाए गए कुछ कदमों का भी उल्लेख किया। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में रूस भारत और एशियाई देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर संभव सहयोग कर रहा है। उन्होंने बताया कि रूसी कंपनियों और भारत साझेदारों ने आपसी सहयोग को बढ़ाने का सही निर्णय लिया है। पुतिन ने कहा Su-57 लड़ाकू विमान कार्यक्रम पर साथ काम करने को वह भारत के साथ तैयार है। पुतिन ने कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेता है और किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकता नहीं है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो आप पाकिस्तान का फिर से वही पुराना राग। यूएन में कश्मीर राग अलापने पर भारत का करारा जवाब।
झूठ फैलाना बंद करे पाकिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान पर भारत का विरोध। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के दावों का कड़ा जवाब दिया। इसे भारत का आंतरिक मामला बताया गया। भारत ने गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव कराने पर भी पाकिस्तान का विरोध किया, जिसे अवैध कब्जा बताया। जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की बेवजह की बातों का जवाब देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि भी पी हरीश ने इस्लामाबाद को गलत और पक्षपाती नैरेटिव फैलाने के खिलाफ चेतावनी दी। पी हरीश संयुक्त राष्ट्र महासभा में परिषद की वार्षिक रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अदमग द्वारा केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र किए जाने पर जवाब दे रहे थे। विदेश मंत्रालय ने तथाकथित गिलगिट बाल्टिस्तान विधानसभा के लिए 7 जून को आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजनाओं पर कड़ा विरोध जताया। मंत्रालय का कहना है कि यह इलाका भारत का हिस्सा है, जिस पर गैर कानूनी और जबरन कब्जा किया गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, भारत सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान की ऐसी कोशिशें मानवाधिकार के गंभीर उल्लंघन, राजनीतिक दमन, आर्थिक शोषण और आजादी से वंचित रखने जैसे असल मुद्दों पर छिपा सकती नहीं है, जो पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में हो रहे हैं। I'd like to place on record our heartiest congratulations to the 5 newly elected members of the UN Security Council for the 2027-28 term: Austria, Kyrgyzstan, Portugal, Trinidad and Tobago and Zimbabwe. We look forward to working with each of you and wish you all success. Mr. President, today's meeting gains particular salience as consideration of the Security Council annual report by the General Assembly is explicitly provided for in the UN Charter. As a principal organ of the UN, the Security Council has been primarily tasked with the onerous responsibility of maintenance of international peace and security. और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिल्ली पहुंचे हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत मांगी। परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। दिल्ली में जगह जगह सुरक्षा बल तैनात। पुलिस बोली, सीजेपी के ने प्रदर्शन की परमिशन नहीं मांगी। वांगचुक ने समर्थन की अपील की। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके अमेरिका से दिल्ली पहुंचे हैं। यहां से वे सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत लेंगे। अभिजीत ने समर्थकों से मुस्लिम पुलिस स्टेशन पहुंचने की अपील की है। सीजेपी दिल्ली के जंतर मंतर पर आज अपना पहला प्रदर्शन करेगी। यह प्रदर्शन नीट, यूजी पेपर लीक और सीबीएसई, सीयूईटी, एसएससी, जीडी जैसी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ है। पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि 6 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए अब तक कोई एप्लीकेशन नहीं आई है। इसके बावजूद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजधानी में 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। सीजेपी को अब तक सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, एक्टर अतुल कुलकर्णी, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन पूर्व प्रेसिडेंट रौनक खन्नी समेत अन्य लोगों का समर्थन मिला है। सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर प्रदर्शन में भी शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो आ रही है झारखंड से। कमीशन झारखंड पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन रांची में विधायकों सांसदों संग करेंगे बड़ी बैठक। नितिन नवीन का दिवसीय झारखंड दौरा, संगठनात्मक बैठकों में लेंगे हिस्सा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। पद संभालने के बाद यह उनका पहला दौरा है, जिसमें वे भाजपा सांसदों, विधायकों और कोर कमेटी के साथ रणनीतिक बैठकें करेंगे और 7 जून को बोकारो भी जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर झारखंड पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद नितिन नवीन का यह पहला झारखंड दौरा है, जिसे लेकर प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं में भारी उत्साह है। तय कार्यक्रम के अनुसार वह सुबह 11:30 बजे विशेष विमान से राजधानी रांची पहुंचेंगे, जहां एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थलों तक उनके भव्य स्वागत और अभिनंदन की विशेष तैयारियां की गई हैं। झारखंड दौरे के पहले दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष कई संगठनात्मक और रणनीतिक बैठकों में हिस्सा लेंगे। दोपहर में नितिन नवीन राज्य के सभी भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ पहली अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में मुख्य रूप से संगठन की मजबूती, क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों और राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात पर विस्तृत चर्चा होगी। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए।
अजय, नितिन नवीन का बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद जैसा कि बताया जा रहा है कि पहला दौरा है और बहुत अहम दौरा माना जा रहा है उनका झारखंड 2 दिवसीय दौरा। क्या क्या कार्यक्रम होने हैं, ये बताइए पूरी जानकारी। देखिए अंकिता, मैं बताऊं कि जो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन आज 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। 11 बजे वो रांची पहुंचेंगे और उसके बाद वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और वहां अपने अधिकारियों के साथ, अपने आला नेताओं के साथ, प्रदेश अध्यक्ष के साथ, संगठन मंत्री के साथ और तमाम जो कुछ विधायक होंगे उनके साथ ये रायशुमारी करेंगे। और चूंकि राज्यसभा के चुनाव होने हैं तो इसमें अभी तक बीजेपी ने अपने प्रत्याशी नहीं घोषित किए हैं, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आज नितिन नवीन जो है अपने प्रत्याशी, राज्यसभा के जो एक प्रत्याशी हैं उनका आधिकारिक रूप से वो घोषणा कर सकते हैं। एक अहम बात ये है कि चूंकि ये राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, जब से बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तब से उनका ये पहला दौरा है, झारखंड का पहला दौरा है। लेकिन एक दिलचस्प बात ये भी है कि झारखंड में जो राज्यसभा चुनाव होने हैं और भाजपा इकाई ने जो कहा है कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी भी चुनाव लड़ेगी, लेकिन उनके पास संख्या बल की कमी है। उनके पास 4 विधायकों की जो प्रथम वरीयता में 28 विधायकों की जरूरत है, वो उसमें से 4 विधायक मतलब 24 ही है इनके पास, यानी उनके पास संख्या बल की कमी है। तो इसके लिए भी अपने विधायकों के साथ और अन्य दलों के साथ ऐसा लग रहा है कि कुछ विधायकों के साथ भी वो रायशुमारी करेंगे और अपने लिए समर्थन जुटाएंगे। तो और दूसरी तरफ ये है कि अपने जो है भाजपा के तमाम जो आला अधिकारी होंगे, जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे, उनके साथ बैठकर जो है आगे की रणनीति तय की जाएगी कि आगे की होने वाले में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। और भाजपा के संगठन के भी प्रति उनका जो है वो रुझान है, उसमें से है, हो सकता है कि उसमें कुछ फेरबदल आए। तो इसके लिए इनकी जो यात्रा है इस बार की, जो इनकी जो झारखंड यात्रा है, वो कुछ अहम मानी जा रही है। जी अंकिता। ठीक है अजय, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, नितिन नवीन भाजपा सांसदों, विधायकों और कोर कमेटी के साथ रणनीतिक बैठकें करेंगे और 7 जून को बोकारो भी जाएंगे। और अगली खबर का रुख करेंगे जो आ रही है बिहार के पटना से, जहां पटना में फायरिंग मामले में खान सर पर एफआईआर के 24 घंटे बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। रात भर पुलिस की 5 गाड़ियां अलग अलग वक्त पर खान सर की कोचिंग में पहुंची। स्टूडेंट्स भी रात भर कोचिंग के बाहर बैठे रहे। पुलिस गाड़ी से बार बार अनाउंस करती रही कि हट जाइए, लौट जाइए, लेकिन स्टूडेंट्स रात भर डटे रहे। खान सर पर हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। खान सर के गार्ड्स ने पुलिस को बयान दिया कि उन्होंने हमें कहा कि तुम गोली चलाओ, बाकी हम देख लेंगे। इसी आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पीनेस की धारा 109 के तहत यह केस दर्ज किया गया है। इसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इसमें अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकती है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आईजी ऑफिस में पुलिस की हाई लेवल मीटिंग हुई। पुलिस ने छात्रों से अपील की थी कि वो किसी कोचिंग सेंटर के बहकावे में ना आए। इससे पहले खान सर का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो क्लासरूम में बच्चों को अपने कोचिंग पर हुए हमले के बारे में बता रहे हैं। वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाकर बच्चों को बता रहे हैं कि जो कोचिंग गार्ड को लेकर जा रहा है उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। मुद्दे से भटकाया जा रहा है। ऐसे में आपस में देखिए तो दोनों तरफ से पुलिस प्रशासन से ही निवेदन है कि गिरफ्तार करने से अच्छा है कि दोनों तरफ से मामला को शांत कर दिया जाए। ऐसे में स्टूडेंट जो बाहर से पढ़ने के लिए आया है उसको परेशानी हो रही है। ऐसे अभी एग्जाम उन लोग का होने वाला है बिहार पुलिस का, तो प्रशासन से इसी निवेदन है कि वो गिरफ्तार ना कर मामला को शांत करे और जो कार्रवाई उसके हाथ में है, जो ये पथराव किया गया है खान सर के ऊपर, वैसे माफियाओं को गिरफ्तार कर उसके जो सजा है वो अपने कार्रवाई के हिसाब से। और अगली खबर का रुख करेंगे जो आ रही है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, जहां गाजीपुर में विनीत राय हत्याकांड के आरोपी कमलेश के एनकाउंटर के बाद राज्य में एनकाउंटरों को लेकर राजनीति तेज हो गई है।
विपक्ष इसे जाति और धर्म के नजरिए से देख रहा है, जबकि योगी सरकार इसे अपराध और माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा बता रही है। गाजीपुर एनकाउंटर को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। विनीत राय के परिवार ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं और कड़ा विरोध जताया है। इसी बीच योगी सरकार के कार्यकाल में हुए एनकाउंटरों का डेटा भी सामने आया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में कई बड़े एनकाउंटर हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 31 मार्च 2017 से 5 सितंबर 2024 तक यूपी पुलिस ने 207 अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर किया है। इनमें से 67 मुस्लिम, 138 हिंदू और अन्य धर्म जाति के लोग शामिल हैं। हिंदुओं में 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 16 यादव, 17 गुर्जर, जाट, 14 एससी, 3 एसटी, 8 अन्य ओबीसी और 42 अन्य शामिल हैं। सीएम योगी ने अपराधियों को सीधी चेतावनी दी है। योगी सरकार बुलडोजर एक्शन, एनकाउंटर, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई और माफियाओं पर शिकंजे के जरिए सूबे में सख्त लॉ एंड ऑर्डर का संदेश दे रही है। इससे सरकार की छवि मजबूत हो रही है। और अगली खबर का रुख करेंगे जो आ रही है शाहजहांपुर से, जहां शाहजहांपुर में महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को गड्ढे में दबा दिया। आरोपियों ने पहले शराब पिलाई, फिर दोनों ने पैरों से गला दबा दिया। प्रेम संबंधों की जानकारी होने पर दोनों हत्या की साजिश रची गई थी। कांट के लिंथरा गांव में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने हिस्ट्री शीटर पति ओमकार की हत्या कर दी। पत्नी ओमा भारती और उसके प्रेमी नन्हे ने पैर से गर्दन दबाकर उसे मार डाला। इसके बाद नन्हे ने अपने बगीचे में शव को गाड़ दिया। वारदात के 3.5 महीने बाद पुलिस ने इसका खुलासा किया है। एसपी सिटी देवेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार को आरोपियों की निशानदेही पर शव बरामद कर डीएनए जांच के लिए भेज दिया गया है। ओमकार को प्रेम संबंधों की जानकारी होने के बाद ओमा और नन्हे ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया था। मानपुर मालिकापुर गांव निवासी सतवीर सिंह ने 6 मार्च को अपने भाई ओमकार सिंह की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। है कि वादी सत्यवीर ने 6 मार्च को शेरमाऊ दक्षिणी में थाने में एक तहरीर दी कि उनके भाई ओमकार 23 फरवरी को कहीं चले गए हैं और वापस नहीं लौटे हैं। पुलिस ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया, गुमशुदगी दर्ज की गई और पुलिस जांच में जुट गई। इसी जांच के दौरान एक एसआईटी गठित की गई सीओ सदर के अंडर में। उस एसआईटी ने जांच में ये पाया कि जो ओमकार हैं उनकी उसी दिन हत्या कर दी गई थी और उनकी हत्या की गई थी उनकी पत्नी ओमा भारती द्वारा और उनके साथ थे नन्हे ओमा भारती के लगातार संपर्क में थे और इन दोनों ने मिलकर उसको रास्ते से हटाने के लिए पति की हत्या कर दी थी और उसके शव को नन्हे ने अपने ही बाग में गाड़कर छुपा दिया था। पुलिस ने शव की रिकवरी कर ली है और पोस्टमार्टम और एफएसएल की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ओमा भारती और नन्हे दोनों अभी पुलिस की हिरासत में हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।